चैप्टर नंबर 2 में दो पोर्शन है, रियल नंबर का पोर्शन है जो हमारी 1 क्लास तक में लेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का पोर्शन जो है वो 2 क्लास लेगा। रियल नंबर में सबसे बेसिक बात आपको, आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए आ चुके हो, रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो मेन कैटेगरी आपने देखी थी कि रैशनल होते हैं, इररेशनल होते हैं। फिर रैशनल को आप मजीद डिफाइन कर सकते थे, उसमें इंटीजर भी आ सकते हैं, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, वो आप गूगल करना मिल जाएंगे, कॉमन फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये खुद आप लोग सर्च कर लेना इसको। तो ये रियल नंबर्स की अगर आप ट्री डायग्राम बनाओ तो ये बन रही होगी। अच्छा, एक छोटी सी हिस्ट्री लिखी हुई है पंजाब बोर्ड की बुक में कि ये नंबर्स आए कहां से थे, तो उन्होंने छोटा सा हिस्ट्री बताई हुई है कि यार सबसे पहले इंसान जब नंबर्स पहली दफा इंट्रोड्यूस हुए थे तो वो काउंटिंग नंबर्स हुए थे, जिनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, कि काउंट करते हुए हम इस्तेमाल करते थे। बाकी नंबर्स जो है ना, ज्यादातर नंबर्स वो उसी वक्त आपने इन्वेंट किए हैं जब आपने अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, जब आप फंस गए। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो आपको बस नेचुरल नंबर के बारे में अभी पता है, तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर के बारे में पता है, आपको तो जीरो पता ही नहीं है क्या चीज होती है। तो इस इक्वेशन को जब आपने सॉल्व करना है, इसका मतलब आपको कोई नया नंबर निकालना पड़ेगा, तो होल नंबर यहां से आ गया। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, अब होल नंबर से गुजारा नहीं हो पाएगा, आपको नेगेटिव नंबर्स पता होने चाहिए, तो इंटीजर्स का सेट आ गया कि भाई नेगेटिव नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। फिर लाइफ हमारी बड़ी आसान थी, किसी एक ने बोल दिया कि भाई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, फिर हम फंस गए, यार इसका सॉल्यूशन तो वो इंटीजर तो नहीं आ रहा, ये तो फ्रैक्शन आ रही है। तो फिर आपने वहां से रैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस किया, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शंस के अंदर होते हैं। लाइफ यहाँ तो खुश थी, लेकिन फिर किसी को मसला हुआ, उसने बोला कि भाई इस इक्वेशन को बताओ कैसे सॉल्व करना है। अब हम फिर फंस गए, कोई रैशनल नंबर तो इसका आंसर नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने जब दोनों तरफ रूट लिया तो आंसर हमें मिल रहा था √2। अब √2 को रैशनल नहीं था, तो यहां से आपने इररेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस किया। अगेन लाइफ आपकी यहां तक बिल्कुल ठीक थी, इन सब नंबर्स को ऑल टुगेदर आपने बोल दिया रियल नंबर। लेकिन जब दोबारा आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, अब आप फिर फंस गए। कोई रियल नंबर की ये प्रॉपर्टी नहीं है कि जब आप उसका स्क्वायर करो रिजल्ट उसका नेगेटिव आए, किसी भी रियल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं है ये। तो कहने का मतलब यहां से फिर आपने इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस किए, जो हम बाद में देखेंगे। और फिर कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं कि जिनमें रियल भी आ गया, जिनमें इमेजनरी भी आ गया, ऐसे नंबर्स भी आपको नजर आएंगे। मतलब 2 अगर खाली बात करो तो रियल है ये, अगर इसको खाली देखो तो ये इमेजनरी है, लेकिन अगर इनको ऐड कर दो अब ये कौन सा नंबर बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आएगा ये। तो कहने का मतलब आप इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो ऐसे नंबर्स को आपने, अब आप जितनी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपके पास इन्हीं में से कोई रिजल्ट आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ये बेसिक सी हिस्ट्री जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अच्छा जी, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है। अच्छा, टॉपिक ये है कि हमने सबसे पहले इस चीज को देखना है, ये रियल नंबर्स के बारे में बेसिक बात तो आपने समझ ली। ऑपरेशंस के बारे में मैंने डिस्कस करना है कि कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो, इससे रिलेटेड बातें डिस्कस करनी है। लेकिन एक टॉपिक है जो पंजाब बोर्ड में नजर आ रहा होगा आपको, उन्होंने पूरा प्रूफ भी दिया हुआ है, तो मुझे कि पहले हल्का सा मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि काम की चीज है, जब डिस्कस हुई भी है तो सिंध बोर्ड वाले पीछे क्यों रहे, एक नई बात पता चल जाए। उससे पहले एक और चीज पे आ जाओ कि पाए, आपको पता है पाए एक मशहूर इरेशनल नंबर है। ज्यादातर आपको ना ये बात बताई जाएगी कि पाए जो है ना वो, अच्छा पाए हो गया, ई हो गया। अच्छा, मशहूर इररेशनल नंबर की अगर आप बात करो ना, तो 4 मशहूर इररेशनल नंबर की कैटेगरी है, कि या तो पाए है, या ई आ जाता है उसके अंदर, या एक होता है गोल्डन रेशो, वो आ जाता है, और चौथी कैटेगरी है √2, √3, √6। अगर आप इररेशनल नंबर्स की बात करो ना, ज्यादातर इन्हीं की डिस्कशन हो रही होती है। इनमें से भी सबसे जो इंपॉर्टेंट नंबर है ना इररेशनल, वो पाए होता है। पाए की इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल में आप लोगों को खुद ही पता है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में या बाकी जगहों पे पाए की बहुत इन्वॉल्वमेंट देखी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इररेशनल नंबर है, और यही वजह है कि इसकी उन्होंने अप्रोक्सीमेशन भी निकाली हुई थी, जो बचपन में आप लोग पढ़ते हुए आए थे कि 22/7। ये बात मैंने चैप्टर 1 में बताई नहीं थी, जहन में नहीं रही, लेकिन ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक लेवल का सवाल बच्चे पूछते थे कि सर आपने बोला था कि रैशनल नंबर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जबकि पाए को तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पाए तो रैशनल हुआ। तो इसका सिंपल जवाब यही था कि भाई अप्रोक्सीमेट है, ये इक्वल नहीं है। पाए कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है। जरूरत हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि पाए की कैलकुलेशन आपने करनी बहुत है, डिफरेंट जगहों पे आप कैलकुलेशन करते हो। तो पाए पुट करने से बेहतर है आप पाई की जगह पे 22/7 पुट कर दो, आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 7 पाई कैलकुलेट करना है, अब पाई की अगर आप वैल्यू पुट करोगे डेसिमल के अंदर तो कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। लेकिन अगर आप पाई की जगह पे पुट कर दो 22/7, तो बड़ा आसानी से आप बोल सकते हो कि यार इस चीज का अप्रोक्सीमेटली आंसर 22 होगा। तो दैट्स वाई आप पाई की, हालांकि बाकी इरेशनल नंबर भी हैं, ई भी है, √2 भी है, गोल्डन रेशो भी है, उनकी इतनी क्यों नहीं याद आपको, क्योंकि वो यूज नहीं होते इतने। हालांकि ई यूज होता है फिर भी,
लेकिन एज कम्पेयर टू पाई जो है दैट्स वाज की अप्रोक्सीमेशन निकाली। और एक और अप्रोक्सीमेशन है जो उन्होंने पंजाब बोर्ड ने मेंशन भी की हुई है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये ज्यादा एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन है, ये हम यूज इसलिए नहीं करते, थोड़ी खतरनाक लग रही है, लेकिन अगर आप देखो पाई की दो अप्रोक्सीमेशन यूज होती हैं, एक रैशनल अप्रोक्सीमेशन होती है, एक डेसिमल अप्रोक्सीमेशन है। तो जब भी आपने कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में पाई को लिखना हो तो ज्यादातर तो हम ये लिखते हैं, लेकिन अगर आपने मजीद एक्यूरेट जाना है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना कैलकुलेटर में, पाई की वैल्यू निकालना और 22/7 की वैल्यू निकालना, तो आप देखोगे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक शायद ये सेम है, उसके बाद इन दोनों चीजों में फर्क आ जाएगा। लेकिन ये जो चीज है ना, ये पॉइंट के 6 डेसिमल तक सेम है। मतलब पाई को कैलकुलेट करो और इसको कैलकुलेट करो, 6 डेसिमल तक आपको सेम नजर आएंगे। तो ये अच्छी अप्रोक्सीमेशन है एज कंपेयर टू 22/7। और इसके बाद मजीद भी अप्रोक्सीमेशन आती जा रही हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन बड़ी हैं, मतलब उनमें जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो 1000 से ग्रेटर है, तो इतनी बड़ी याद रखना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉइंट मेंशन हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज बनता तो नहीं है, लेकिन कोई बना भी सकता है कि बेटर अप्रोक्सीमेशन पाई की क्या है, ऑप्शन लिखे हो जिसमें से ये वाला भी ऑप्शन हो। खैर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से एक फैक्ट है जो पंजाब बोर्ड में उन्होंने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि पंजाब बोर्ड की मेरे ख्याल में बुक आज से कितने साल पहले, पता नहीं 15-20 साल पहले, मुझे पता नहीं है कब उन्होंने लास्ट टाइम, सिंध बोर्ड में तो खैर मेंशन ही नहीं किया हुआ उन्होंने, पंजाब बोर्ड में बहुत पुरानी कोई चीज होगी तभी मेंशन किया हुआ। उन्होंने लिखा हुआ है कि अभी तक ना जो पाई के डेसिमल्स हैं, जो टोटल पाई के डिजिट्स हैं, क्योंकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ये कभी खत्म ही नहीं होता, तो जो डिजिट्स हैं वो तकरीबन 5 लाख डिजिट जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं। 5 लाख का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, इसको आप दूसरी लैंग्वेज में इस तरह लिखते हो। अच्छा, एक चीज ना मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, मे बी कुछ बच्चों के ऑलरेडी क्लियर हो। ये दो सिस्टम होते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली जब आप एक बड़ी फिगर लिखते हो ना, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो हम 2 के बाद ना इस तरह कॉमा लगा रहे होते हैं, ये सबने नोट किया हुआ होगा। ये हमारा सिस्टम है, हम इसको 5 लाख पढ़ते हैं। लेकिन जब आप बाहर की दुनिया में जाओगे या बाहर के अंग्रेजों को अगर सुनोगे ना, वो नंबर्स को बोलते हैं, तो 5 लाख कोई भी नहीं बोलेगा वहां पे। वहां पे नंबर्स बोलने का तरीका होता है कि आप 3 के बाद लगाते हो, मतलब पहली दफा तो हम भी 3 के बाद लगाते थे, उसके बाद 2-2 करते थे ना, अब आप 3-3 के बाद लगाया करोगे, तो उसको क्या पढ़ेंगे, वो बोलेंगे 500,000। तो कभी भी आप किसी अंग्रेज से सुनोगे ना, अब ये बात आप लोगों के लेवल पे बताने की है नहीं, ये बात आप लोग खुद सर्च कर सकते हो, लेकिन ये वो चीजें हैं छोटी छोटी जो अगर आपको नहीं आएंगी ना, समझ नहीं आएंगी, तो फिर आप कहोगे यार इतनी मैथ सीखने के बाद भी बात समझ नहीं आ रही। ये बहुत यूज होती हैं बातें, यार इसको पढ़ना किस तरीके से, 500,000 इसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं एक और डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल ये, अब हम इसको पढ़ेंगे 15 लाख, लेकिन अगर ब्रिटिश या अमेरिकन सिस्टम में आप इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, 1,500,000। 1,500,000, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे, 15 लाख पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो अब ये होगा 21,500,000। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 लगा दूं, अभी हो जाएगा 321,500,000। इस तरीके से आप पढ़ रहे होगे। अच्छा, एक और बात बच्चों को नहीं पता, कोई स्टूडेंट बता सकते 1 बिलियन के अंदर कितने मिलियन है, ताहा के अलावा? 1000 होते हैं। अच्छा, मेजोरिटी बच्चों को ना ये लगता है कि 100 मिलियन होते हैं, क्योंकि हम जो सिस्टम यूज करते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसी होता है, 100 लाख का 1 करोड़ होता है, 100 करोड़ का 1 अरब होता है। हमारे यहाँ ये 1 करोड़, अरब, फिर खरब, इस टाइप का सिस्टम चलता है। तो बच्चों को यही नहीं पता 1 मिलियन के अंदर 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियन होते हैं। ठीक है, तो ये 321 मिलियन कहलाया जाएगा। इसी तरीके से आखिरी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 999 मिलियन। इसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये 0 हो गया, अब ये हो जाएगा 1 बिलियन। तो जरा आप सोचो ये कितना बड़ा नंबर बन रहा है, 1 बिलियन। फिर वही 31 बिलियन, 431 बिलियन। अगर ये बातें आपको समझ नहीं आएंगी तो आपको बजट का भी नहीं पता चलेगा कि हमारे जो फौज है उसका बजट जो है वो, अब मेरे पास ब्लैक वीगो ना आ जाए नीचे गेट के लेक्चर अपलोड होने के बाद, 1804 अरब रुपए का बजट है। तो अब ये बिलियन जो है, अब बच्चों को पता ही नहीं है बिलियन क्या है। मैंने तभी बोला था, मैंने मैथ स्टार्ट की थी ना, तो मैंने ये करना था कि आप लोगों को रियल लाइफ में जब मैथ इस्तेमाल हो रही है एटलीस्ट आपको पता हो यार बिलियन मिलियन नंबर्स की कैलकुलेशन। इसी तरह कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, गोल्ड की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ज़कात कैसे निकालनी है। आपने जहां जहां मैथ आ रही है वहां पे आपको आनी चाहिए। तो अच्छा, ये बिलियन अरब बहुत बड़ा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साल में सेकंड गिनो ना, एक साल में सेकंड में ख्याल में कुछ करोड़ सेकंड होते हैं। ये मैं क्यों बात बता रहा हूँ कि बिलफर्ज अगर आपको बिलियन अमाउंट गिननी है ना, अगर काउंट करना है, और आप हर सेकंड में एक काउंट कर रहे हो, जैसे 1 2 3 4 इस तरह काउंट कर रहे हो, तो एक साल तक अगर आप ये करते रहोगे ना, तो अभी तक 5-6 करोड़ बनेगा आपके लिए। आप 31 साल तक अगर इस तरह काउंट करते रहोगे ना, तो 1 अरब बनता है। 1 अरब की बात कर रहा हूँ, अरब इतना। तो ये 431 बिलियन था। अच्छा, मैं बता क्यों रहा हूँ, ये एंड पे आपको समझ आएगी क्यों मैं बता रहा हूँ यहाँ पे।
ये करने के बाद ना फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट खिलाई जाएगी 999 बिलियन, और ये इसको 0 कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये 999 बिलियन बनेगी। उसके बाद अगर आप करोगे ना फॉर एग्जाम्पल ये, तो अब इसको क्या बोलोगे? ट्रिलियन। ट्रिलियन बोलोगे, ठीक है। इसी तरीके से ये बन जाएगा 100 ट्रिलियन। ये असल अमाउंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जो फैक्ट लिखा हुआ है ना पंजाब बोर्ड में गलत, उन्होंने क्या बोला हुआ था कि 5 लाख पाई के डिजिट कैलकुलेट हुए हैं। हालांकि रिसेंट अगर आप लेटेस्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना पाई का, उसमें 100 ट्रिलियन डिजिट जो है वो पाई के कैलकुलेट आप कर चुके हो एक कंप्यूटर से, जिस कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन अगर आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे कि उसका रैम जो है वो 864 GB रैम है उस कंप्यूटर के अंदर। ये स्टोरेज, ये 153 डेज तक ना या 158 डेज तक आपका कंप्यूटर मुस्तकिल चलता रहा है, और उसके बाद उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि 100 ट्रिलियन डिजिट जो है उसने कैलकुलेट किया। इसी तरीके से जितनी स्टोरेज उसने यूज किया वो मेरे ख्याल में 500 के आसपास टीबी, 500 टीबी स्टोरेज उस कंप्यूटर ने यूज किया। तो दुनिया जो है ना वो, अच्छा 2019 में कुछ और था, 2019 में मेरे ख्याल में 31 ट्रिलियन था, फिर 2021 में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 62 ट्रिलियन का, फिर 2022 में एक और रिकॉर्ड बना है 100 ट्रिलियन का। तो दुनिया जो है वो ये करती हुई आ रही है, और हम अभी भी मालूम कर रहे हैं कि, छोड़ो वाला टॉपिक हो जाएगा। तो ये पाई की थोड़ी सी हिस्ट्री है, इसकी अहमियत इतनी ज्यादा, दैट्स वाई पाई के अंदर रिसर्च बड़ी होती है। इसका अलग से दिन भी मना रहे हैं, 14 मार्च को दिन भी मनाते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर समझा जाता है ये। मैंने अप्रोक्सीमेशन भी आपको बता दी, कुछ थोड़ी बहुत फिगर से रिलेटेड भी आप लोगों को बता दिया। कोई मसला यहाँ तक तो पूछ लो। अच्छा ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी है। इंशाल्लाह जब यूट्यूब पे आओगे तो सब्सक्राइबर आप लोगों के जब 1 मिलियन होंगे ना, तो 1 मिलियन होता है 10 लाख। 1 मिलियन को आप 10 लाख कहोगे। इसी तरीके से 10 मिलियन क्या हो जाएंगे आपके? 1 करोड़। 100 मिलियन जो है वो कितने हो जाएंगे? 10 करोड़। ठीक है। तो जो 1 बिलियन होता है ना, उसमें क्या हो जाएगा? 1 अरब हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी पूरी कैलकुलेशन, फिर आगे भी आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए 10 बिलियन, ये हो जाएगा 10 अरब, और चलते जाओ इसी तरह 100 बिलियन है तो ये हो जाएगा 100 अरब। 100 अरब बराबर होता है 1 खरब के। अब सोच लो कितना बड़ा डिजिट पूरा बनता जा रहा है। इसी तरीके से जो 1 ट्रिलियन है वो बराबर होगा 10 खरब के। तो अंदाजा लगा लो कि कितने बड़ी डिजिट चलती जा रही है। अब एक टॉपिक है जो पंजाब बोर्ड में लिखा हुआ है, उसका जरा थ्योरम देखते हैं कि उन्होंने प्रूफ कैसे किया हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वो चीज उन्होंने लिखी हुई है कि प्रूफ करो √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। अब ये बुक में मेंशन हुआ है तो जरा सुन लो, बहुत छोटा सा प्रूफ है, बड़ा आसान प्रूफ है कि आपको प्रूफ करना है कि √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। देखो मैंने पहले भी आप लोगों को एक चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट बताया था, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। उसमें मैंने यही बात बोली थी कि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब प्रूफ किस तरीके से करते हो आप, कि √2 अगर इर्रेशनल नंबर है तो इसको प्रूफ करने से पहले आप क्या करो, आप ये गलत प्रूफ कर दो कि √2 एक रैशनल है। मतलब इस स्टेटमेंट को आप किसी तरह गलत प्रूफ कर दो कि यार √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर वो √2 जो है वो एक रैशनल नहीं है, अगर वो रैशनल नहीं होगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? इर्रेशनल हो जाएगा। तो इसी चीज को रखे जो पंजाब बोर्ड की बुक है उन्होंने सॉल्यूशन दिया, उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब हर रैशनल नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो। हर रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर √2 रैशनल है तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, स्क्वायरिंग करो, ये 2 हो जाएगा, क्यू को जाके मल्टीप्लाई कर देना, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर के। याद रखो जो पी स्क्वायर है ना ये बराबर है 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर के। किसी भी चीज से अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब वो इवन नंबर है। याद रखना इवन नंबर का जनरल फॉर्मूला होता है 2n। यहां पे मैं कोई भी n की वैल्यू पुट करूं, इंटीजर्स की बात हो रही है, पी क्यू इंटीजर्स होंगे, कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं पुट कर देना। कोई भी इंटीजर अगर आप पुट करोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इवन नंबर होगा। तो इसका मतलब यहां इस फॉर्मूले को अगर गौर से देखो तो आपके नतीजा नजर आ रहा है कि पी स्क्वायर एक इवन नंबर है, क्योंकि पी स्क्वायर बराबर है इसके जिसमें 2 आ रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर इवन नंबर है। तो अगर पी स्क्वायर इवन है तो लाजमी पी भी इवन होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। किसी भी इवन नंबर का जब स्क्वायर करते हो तो आपको इवन मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल 25 एक इवन नंबर है, जब आप उसका रूट, सॉरी 25 इवन नंबर कह रहा हूं, 36 एक इवन नंबर है, जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? इवन ही आएगा। अगर पी स्क्वायर इवन है किसी नंबर का, अगर स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब वो नंबर इवन होगा। हर इवन नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो रिजल्ट में आपको इवन नंबर मिलता है। किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट में आपको ऑड मिलेगा। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। तो ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड मिलेगा, इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो इवन मिलेगा।
तो अगर हमें स्क्वायर इवन मिल रहा है इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, पी जो है वो यहाँ पे एक इवन नंबर। ठीक है, तो अभी तक हमने किस नतीजे पे पहुंचे कि जो पी आपको नजर आ रहा है ना ये एक इवन नंबर है। ठीक है, जितने भी इवन नंबर होते हैं उनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, मैंने ऑलरेडी ये बात क्लियर कर दी थी। तो अगर पी इवन नंबर है तो पी को मैं जनरलाइज लैंग्वेज में इस तरह लिख सकता हूँ, 2n लिख दो, 2k लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये सब करने के बाद मुझे पी की एक जनरल फॉर्म मिल गई कि पी बराबर है 2k के। यहां तक आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अगर पी 2k है ना तो आप यहां पे पी की जगह पुट कर दो, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, और 2 से कैंसिल करना, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k स्क्वायर के। अगेन आप सेम बात क्यू स्क्वायर के बारे में ही बोलोगे, क्योंकि क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, 2 टाइम्स के स्क्वायर। इसका मतलब क्यू स्क्वायर क्या है, इवन है, और अगर क्यू स्क्वायर इवन है तो उसका मतलब क्यू भी इवन होगा। और इससे नतीजा हमने निकाला क्या कि अगर क्यू इवन है तो क्यू किसी इसके बराबर होगा, 2k है तो मैं 2m कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल। अगर कोई इवन नंबर होता है आप हमेशा उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। कोई भी इवन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 142 एक इवन नंबर है, आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो हमेशा, 2k की फॉर्म में, या 2m आप कुछ भी कह दो। तो यहां से p की वैल्यू ये आई है, q की वैल्यू ये आई है, आप यहां पे पुट कर दो। p की जगह पे आप पुट करोगे 2k, इसकी जगह पे पुट करोगे 2m, 2 से 2 कैंसिल, आंसर k अपॉन m आ जाएगा। अब जरा समझने वाली बात है जो हमारा प्रूफ होने वाला है वो ये है कि अब आपके पास एक्सप्रेशन आ गई k अपॉन m। सेम काम आप दोबारा यही करोगे, आप √2 को बराबर रखोगे k अपॉन m के, सेम यही प्रोसीजर करोगे। k जो है एज्यूम कर लो वो 2n के बराबर आ रहा होगा, m जो है एज्यूम कर लो 2 फॉर एग्जाम्पल q के बराबर आ रहा होगा, क्योंकि सेम जब आप प्रोसीजर करोगे जैसे p और q इवन आए थे ना, इसी तरीके से k और m इवन आएंगे, मतलब ये किसी इसके बराबर होंगे, फिर आप उनको कैंसिल करोगे, फिर एक फ्रैक्शन आ रही होगी। तो ये काम जो है ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, जबकि हमें पता है रैशनल नंबर इनफाइनाइट तक आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एक लिमिटेड नंबर तक आप उसको सिंप्लीफाई करते हो, उसके बाद वो सिंप्लीफाई हो जाता है। कोई भी रैशनल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 14/16, आप इसको एक हद तक सिंप्लीफाई करोगे, ये नहीं कि इनफाइनाइट टाइम तक सिंप्लीफाई करते रहोगे। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल को अच्छे नंबर हम लेते हैं 20/18 लेते हैं, नहीं ये तो अच्छे नंबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 20/16 लेते हैं। आप जब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप इसको 4 से कैंसिल कर दो, या चलो पहले हम 2 से कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 10/8, फिर आप 2 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा। तो क्या ये अब दोबारा कैंसिल होगा, नहीं। रैशनल नंबर कहीं ना कहीं तो रुकता है, ये नहीं कि इनफाइनाइट टाइम तक आप सिंप्लीफाई करते रहते हो, ये रैशनल की प्रॉपर्टी नहीं होती। जबकि यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये इनफाइनाइट टाइम तक सिंप्लीफाई होता रहेगा, कहीं रोकेगा नहीं ये, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी किसी रैशनल की नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि √2 जो है वो एक रैशनल नहीं है, क्योंकि अगर वो रैशनल होता तो वो इनफाइनाइट टाइम तक इस तरह नहीं होता। तो √2 अगर रैशनल नहीं है इसका मतलब √2 क्या कहलाया जाएगा, इरैशनल कहलाया जाएगा। आइए बात सबको समझ, हाँ ना करके बता दो। यस सर। यस सर। अच्छी बात है। इसी तरीके से उन्होंने नीचे एक और प्रूफ लिखा हुआ था, वो एक और किस नंबर का है, देखो आपने प्राइम नंबर्स अगर आप देखोगे ना, प्राइम नंबर्स नहीं, जो ये इस टाइप के रूट जिनको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर को पिक करोगे आप, तो या तो इवन होगा या ऑड होगा, जिसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। √2 है, फॉर एग्जाम्पल √6 है, √5 है, तो उन्होंने एक √2 का प्रूफ दिया हुआ है, एक √3 का प्रूफ दिया हुआ है। ये प्रूफ करो √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। सेम यही कॉन्सेप्ट वहां पे लगाना है, p अपॉन q के बराबर रखना है। थोड़ी सी चेंजिंग है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, पी स्क्वायर बराबर है 3 टाइम्स के। यहां से आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि पी स्क्वायर जो है ना वो 3 से डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर जो है वो यहां पे क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी नंबर को 3 से या किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए, कोई डेसिमल नहीं आपके पास आना चाहिए। तो यहां से आपको क्या मिला कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब p जो है वो भी डिविजिबल होगा 3 से। ये ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जांपल किसी नंबर को पिक करते हैं हम कि जिसका स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 81 हम लेते हैं, 81 जो है ना आपको पता है वो डिविजिबल होता है 3 से, 27 टाइम जाता है। तो आप 81 का स्क्वायर रूट लो, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो 9 भी तो 3 से डिविजिबल है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो उसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी और की आप एग्जाम्पल लो, 6 है, ठीक है,
6 का जब आप स्क्वायर करोगे 36 आएगा। 36 3 से डिविजिबल होता है, तो 6 भी 3 से डिविजिबल है। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर जो है वो भी 3 से डिविजिबल। ठीक है, तो अगर p 3 से डिविजिबल है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, 3k की फॉर्म में। अगेन वही कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, p की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, देखना q जो है वो भी इस टाइप का आ रहा होगा, 3k या 3n आप पुट करोगे। और अगेन वही कॉन्सेप्ट होगा, जब आप p और q की यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, k/n आ जाएगा। यही प्रोसीजर आपका बार बार रिपीट होता रहेगा, तो आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि यार √3 कोई रैशनल नहीं है, क्योंकि रैशनल एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड दफा सिंप्लीफाई होता है, इनफाइनाइट टाइम तक सिंप्लीफाई नहीं होता। तो इस तरीके से उन्होंने प्रूफ लिखे हुए। बाय द वे इसका एक नाम है, इसको हम कहते हैं, ये तो काफी मैथ वाले बच्चों को नाम आना चाहिए, यूक्लिड्स प्रूफ। यूक्लिड्स प्रूफ ऑफ प्राइम नंबर्स। हाँ, प्राइम नंबर्स नहीं होगा, इररेशनल नंबर होगा। ओके, ये मतलब यूक्लिड ने मैंने प्राइम नंबर्स हमें, का करा है मैंने, वैसे वो भी मेरे इजी ख्याल है, में तो उस दिन भी मुश्किल नहीं तुमने है। हाँ प्राइम का बताया था। ये उसके तो यार इसने पता नहीं क्या क्या कारनामा किया होगा, उसमें से एक कारनामा ये भी होगा। खैर, ये थोड़ा हो गया पंजाब बोर्ड वाली बातें। अब आ जाओ टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है कि यार रियल नंबर्स को जब आप इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो कोई भी नंबर्स के दरमियान ना आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। अब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको ऑपरेटर चाहिए, प्लस माइनस हर चीज आ रही होती है। तो ऑपरेशन की ज्यादातर दो कैटेगरी आपको नजर आती है। एक को आप बोलते हो यूनरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। दो किस्म के होते हैं। अच्छा, एक तो इनकी डेफिनेशन है जो इनके नाम बता रहा है। यूनरी ऑपरेटर्स वो होंगे जिनको एक ही इनपुट चाहिए, जबकि बाइनरी ऑपरेटर के लिए आपको दो इनपुट चाहिए। यूनरी ऑपरेटर की कोई एग्जांपल किसी को पता हो तो? 2 का स्क्वायर हाँ, या जो स्क्वायर रेडिकल ऑफ ऑपरेटर 4। है। हाँ, स्क्वायर ऑपरेटर है, या जो आपका स्क्वायर रूट वाला ऑपरेटर है। स्क्वायर रूट में आपने देखा होगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपको एक नंबर चाहिए 2 3, वो आगे आपको आउटपुट दे देगा। इसी तरीके से आपने जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे यूनरी हैं। क्यों? साइन के अंदर आपको एक वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको कोई दो नंबर नहीं चाहिए, साइन के अंदर एक नंबर चाहिए। 30 पुट करो, वो आपको आंसर दे देगा। तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये भी यूनरी है। इसी तरह लॉग फंक्शन आपने पढ़ा था, लॉग में भी आप एक वैल्यू पुट करते थे, एक्सपोनेंशियल में भी आप एक वैल्यू पुट करते थे। तो ये सारे ऑपरेटर जो हैं, इनको एक ही नंबर चाहिए, ये उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और आपको आपका आउटपुट दे देंगे। जबकि बाइनरी ऑपरेटर के लिए आपको दो चाहिए, और जो जितने मेजोरिटी आपने पढ़े सारे बाइनरी हैं। जैसे एडिशन के लिए आपको दो नंबर चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर पाओगे। माइनस के लिए मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड। इसी तरीके से आपने सेट अभी पढ़ा, यूनियन, इंटरसेक्शन, दो सेट चाहिए ना आपको यूनियन के लिए। इसी तरीके से काफी एग्जाम्पल आप बना सकते हो इस तरीके से। तो ये सब बाइनरी ऑपरेटर की एग्जाम्पल में आते हैं। एक और किस्म का ऑपरेटर होता है जो मैंने अपने अभी फर्स्ट ईयर के कोर्स के अंदर ना, मुझे याद है मैंने बताया था, अभी किसी को पता है नहीं पता, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? इसके बारे में किसी को पता है? भाई, लीनियर ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है कि जिसके अंदर ये दो खासियत होती है, या दो खसूसियत, जो भी आप कह लो। सबसे पहले कंसीडर कर लो, मैं इसको एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लीनियर का मतलब एल कंसीडर कर लेते हैं। ये ऐसा ऑपरेटर है जो इन दो बातों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सबसे पहली बात क्या है कि जब आप इसको दो फंक्शन दोगे तो ये दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा। सबसे पहली खासियत इसकी होती है। और दूसरी खासियत क्या होती है कि जब आप इसको किसी फंक्शन पे ऑपरेट करने का बोलो और उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट मौजूद हो, तो क्या करेगा, कोफिशिएंट को साइड पे कर देगा और जो फंक्शन है उस पर ऑपरेट हो जाएगा। ये दो खासियत होनी चाहिए किसी भी लीनियर के अंदर। अब मुझे कोई लीनियर ऑपरेटर की एग्जांपल दे सकता है? लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। एक्सीलेंट। जितने भी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, आप लोगों को याद, उनमें प्रॉपर्टी दो होती थी कि आप दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर सकते थे, और अगर कोई कोफिशिएंट होता था आप उसको साइड पे कर दिया करते। लिमिट हो गया, डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल हो गया। यूनिवर्सिटी लेवल पे आप जाओगे तो एक ऑपरेटर होता है, लेप्लास ऑपरेटर कहते हैं, एक जेड ऑपरेटर होता है, एक फोरियर ऑपरेटर होता है। ये सब जितने भी होते हैं ये सब लीनियर होते हैं। और कौन से लीनियर नहीं है, जो आप लोगों ने मेजॉरिटी फर्स्ट ईयर लेवल पे पढ़े हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक लीनियर नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक कभी आपने देखा होगा साइन के अंदर आपने प्रॉपर्टी लगाई हो कि आपके पास दो एंगल लिखे हुए हैं और आपने बोला हो कि यार ये किसके बराबर है, ये बराबर होगा sin 30 प्लस sin 45। कभी भी आपने जिंदगी में फॉर्मूला यूज किया नहीं किया होगा, हमेशा आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया होगा sin अल्फा प्लस बीटा का। तो क्यों फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? उसकी वजह है कि साइन लीनियर ऑपरेटर नहीं है, आप दोनों पे अलग अलग इस तरह अप्लाई नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन है कोई लीनियर नहीं है। लोगैरिथमिक फंक्शन, ये तो इसलिए मुझे याद है क्योंकि मैंने 6 सेमेस्टर के अंदर अपने टीचर की छोटी सी मिस्टेक निकाली थी कि उन्होंने लॉग के अंदर ये काम किया था, ln x प्लस वाई को उन्होंने ये लिख दिया था, ln x
प्लस ln y। ln का मतलब log यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। तो ये उन्होंने प्रॉपर्टी यूज कर दी थी। हालांकि क्लास में सब बैठे हुए थे, किसी ने नोट नहीं किया था, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है। ये काम हमने जिंदगी में बहुत दफा किए हैं, लिमिट, डेरिवेटिव, क्योंकि ज्यादातर कैलकुलस ओरिएंटेड आपकी इंजीनियरिंग होती है ना, तो आपने ये काम बहुत दफा किया हुआ, तो ऑड नहीं लगता है काम, सबको लगता है हाँ ये तो होता होगा। लेकिन लॉग के अंदर ये चीज नहीं होती, आप इस तरह अप्लाई नहीं कर सकते दोनों के ऊपर, क्योंकि लॉग लीनियर ऑपरेटर नहीं है। ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक तो डेफिनेशन आपने यहां पे देख ली ऑपरेटर्स की। अब हमारा जो मेन फोकस है वो बाइनरी ऑपरेटर के ऊपर है, बाकी तो हमने वैसे समझ लिए। अब एक तो बाइनरी ऑपरेटर की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई है, जो नॉर्मली उसके नाम से या एक जनरलाइज डेफिनेशन है। एक है बाइनरी ऑपरेटर ऑन सेट, जो हमने यहाँ पे पढ़ना है। रियल नंबर पे बाइनरी ऑपरेटर्स क्या हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एमसीक्यूज में काफी फेवरेट एमसीक्यूज है, और ये पूरा टॉपिक ग्रुप से रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 5 ग्रुप में आप पढ़ोगे, तो अगर यहाँ पे आपने समझ लिया, ग्रुप में आपको मसला नहीं होगा। ग्रुप बच्चों को फंसता ही इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये बातें कोई बताता नहीं है, बहुत बेसिक लेवल की, तो ग्रुप उनको समझ ही नहीं आते कि यार क्या चीज है, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सही तरीके से समझना है इसको। किसी भी सेट पे बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, सिंपल इसको इस तरह समझो कि अगर मैं एक रियल नंबर कंसीडर करता हूं, मैं कोई भी दो रियल नंबर्स उठाता हूं और उनको आपस में ऐड करता हूं। ऐड करने पे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, क्या वो भी उस सेट से बिलोंग कर रहा होगा? अगर तो वो सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आप ये बात बोलोगे कि एडिशन जो है ये बाइनरी ऑपरेटर है। और ये आपको पता है रियल नंबर्स के अंदर जब आप कोई दो रियल नंबर उठाते हो, उनको ऐड करते हो, तो रिजल्ट में रियल नंबर ही आता है, ऐसा तो नहीं कि इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब आप बोलते हो एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है, किसमें? रियल नंबर्स के अंदर। सेट आपने स्पेसिफाई करना है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन जो है वो भी बाइनरी ऑपरेटर है रियल नंबर के अंदर। आप दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट में रियल ही आएगा, वो भी बाइनरी ऑपरेटर है। क्या आपको बता सकते हैं सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेटर है होल नंबर्स के अंदर? सर होना चाहिए। होना चाहिए वैसे तो, लेकिन है नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता माइनस सर, बिकॉज नेगेटिव में भी आंसर आ सकते हैं इस वजह से कि अगर हम हाँ। 0 -1 कर दें माइनस तो वालों के साथ -1 भी आंसर आएगा। आएगा। सर आपने, अच्छा आपने होल नंबर का था, मुझे लगा आपने इंटीजर्स का। नहीं, इंटीजर्स में तो होगा। होल नंबर या नेचुरल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपने 1 पिक किया और आपने 10 पिक किया, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे -9 आ रहा होगा। -9 ना नेचुरल है ना होल नंबर है। तो कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। अब देखो यहाँ पे सेट की बात की जा रही है, वैसे तो ऐड, सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेटर है, लेकिन हम सेट के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि सेम सब्ट्रैक्शन जो रियल नंबर के अंदर बाइनरी ऑपरेटर थी, वो नेचुरल के अंदर बाइनरी ऑपरेटर नहीं। कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए कि यार रिजल्ट जो है वो नेचुरल से नहीं आ रहा, ये वजह है। तो इसकी एक बुकिश डेफिनेशन लिखी जाती है, जब भी आप बाइनरी ऑपरेटर सर्च करोगे ना एक डेफिनेशन मिलेगी। तो वो डेफिनेशन बहुत इजी सी है, लेकिन अगर आपने ये 2 मिनट नहीं समझी तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। वो डेफिनेशन ये होती है कि वो बोलते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर इज लाइक अ फंक्शन, कि जिसको आप इनपुट दे रहे हो और वो आपका आउटपुट दे रहे हैं ना। ऑपरेटर का ही काम होता है, वो आपसे इनपुट मांगता है और आउटपुट आपको देता है। तो एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनपुट है, अगर रियल नंबर की हम बात करें तो इसका इनपुट है r क्रॉस r और इसका आउटपुट है r। क्या मतलब हुआ इसका? भाई देखो, जब बाइनरी ऑपरेटर वो आपसे दो नंबर मांगता है, वो कहता है मुझे पहला नंबर दो a, मुझे दूसरा नंबर दो b, तो ये दोनों नंबर आप कैसे निकालोगे? भाई रियल नंबर का सेट तो इतना बड़ा है, अब आपने अगर दो दो के पेयर बनाने हैं तो आपको तो जिंदगी लग जाएगी। इसके लिए आसान काम क्या है, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए भी जिंदगी लग जाएगी। लेकिन इसकी प्रॉपर नोटेशन है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप क्या करते थे, दो सेट को कंबाइन करके लिखते थे। तो अगर आप रियल नंबर का रियल से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो आपके पास सारे इस किस्म के पेयर आ जाएंगे जिसमें दो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब वो दो रियल नंबर जो है वो आप एक ऑपरेटर को दोगे, वो ऑपरेटर क्या करेगा, उसको ऑपरेट करेगा और रिजल्ट में कोई आपको रियल नंबर दे देगा। इसकी ऑपरेटर की ना जनरल फॉर्म ये होती है, एक स्टेरिक लिख रहे होते हैं इस तरीके से। ये एक जनरलाइज ऑपरेटर है। स्पेसिफिक की बात करो तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो आते हैं ना। एक जनरलाइज ऑपरेटर है जिसकी डेफिनेशन, बाइनरी ऑपरेटर अगर ये है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इसका इनपुट होगा, या आपको कहेगा भाई मुझे कोई दो नंबर दो, और उसको ऑपरेट करके उसी सेट में से आपको आंसर देगा। अगर उस सेट में से आंसर नहीं दे रहा तो ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं होगा। ये इसकी एक बुकिश डेफिनेशन है जो नॉर्मली आपको नजर आती है, और ये बुक में भी लिखी हुई है पूरी हम लोगों ने। पंजाब बोर्ड में तो लिखी हुई है, सिंध बोर्ड का मुझे नहीं पता। तो ये पूरी मैंने समझा दिया आपको, सही है। तो इसकी एग्जांपल्स मैंने सारी आप लोगों को खुद ही बता दी हैं, लेकिन मैंने ऑर्डर वाइज लिखी हुई थी सारी, वो एक लिस्ट फॉर्म में आपको पता चल जाए पूरी। कि अगर आप एडिशन की बात करो तो एडिशन इज बाइनरी ऑपरेटर ऑन नेचुरल नंबर, इंटीजर्स,
होल नंबर भी इसके अंदर आ ही जाएंगे। चलो इसी तरह रैशनल नंबर हो गए, रियल नंबर हो गए, नॉट। सबसे पहली बात आपने ये मेंशन कर दिया कि इन सेट पे तो एडिशन बाइनरी ऑपरेटर है। अब जरा नॉट वाले केस डिस्कस करते हैं। क्या कोई ऐसा सेट है जिसमें एडिशन बाइनरी ऑपरेटर ना हो? कोई ऐसा सेट? कुछ ऐसे इरेशनल नंबर है जब आप जिनको ऐड कर दो रिजल्ट में इरेशनल नहीं आता। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। √6 को अगर √2 को अगर ऐड करोगे -√2 में, देखो √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, उसी इरेशनल नंबर के सेट में -√2 भी होगा। तो ये दोनों जो मैंने नंबर उठाए हैं ये इरेशनल नंबर के सेट से निकाले। जब मैं इनको ऐड करूं रिजल्ट में क्या आ रहा है? 0। 0 क्या इरेशनल नंबर है? नहीं, 0 तो रैशनल है। ठीक है, इसका मतलब इरेशनल के अंदर जब आप दो इरेशनल को ऐड कर रहे हो ना तो रिजल्ट में आपको कितने केसेस में इरेशनल नहीं मिल रहा होगा, कितने केसेस में मिल भी रहा होगा। लेकिन मैंने पहले बताया था अगर एक केस भी गलत हो रहा है ना तो पूरी चीज को फिर आप ये बोलोगे कि वो सेटिस्फाई नहीं हो। अगर एक नंबर भी मसला कर रहा है, डिवीजन के केस में 0 मसला करता है, उसकी वजह से फिर हम सबको बोलते हैं कि यार डिवीजन बाइनरी ऑपरेटर है। एक नंबर भी अगर मसला कर रहा है तो फिर वो बात नहीं है। एडिशन जो है वो इरेशनल में जो बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, बाकी सब में बाइनरी ऑपरेटर है। अच्छा अभी फिलहाल ना हम रियल नंबर्स के अंदर ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि इमेज नंबर आपने पढ़े भी नहीं है। जब इमेजिन नंबर आएंगे तो तब उनकी प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर लेंगे। रियल की बात करते हैं। रियल में सब मैंने लिख दिया आप लोगों को कि एडिशन किस में है किस में नहीं। अच्छा अब मल्टीप्लीकेशन पे आओगे, सेम किसी भी दो नेचुरल नंबर को, इंटीजर को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट उसी में से आएगा। अगेन मसला कौन कर रहा है? मसला अगेन इरेशनल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप √2 को मल्टीप्लाई करते हो √2 से तो रिजल्ट में 2 आ रहा है और 2 एक इरेशनल नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से भी आपको मसला है। अच्छा जी, और आगे छोड़ो। सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें, सब्ट्रैक्शन का तो मैंने बता दिया कि नेचुरल और होल नंबर ये सब्ट्रैक्शन से नहीं होते। वो होल नंबर को मैं नेचुरल के अंदर ही चलो कर देता हूँ बस। इसी तरीके से इरेशनल भी ऐसे ही होगा। अगर आप दो इरेशनल नंबर पकड़ोगे, अगेन वही जो मैंने एग्जांपल दी थी, √2 को पकड़ो और अगेन √2 को पकड़ो और आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितनी जगहों पे एक चीज मानी जाती है? फॉर एग्जाम्पल मैं 2 - 2 लिख रहा हूं तो ये बराबर है 2 + -2 के। तभी ज्यादातर हम डिस्कस करेंगे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को। लेकिन अगर अलग अलग बात कर रहे हैं तो तब की मैं डिस्कस कर रहा हूं बात कि अगर दो आपने इरेशनल नंबर पिक किया, आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट में तो आपको रैशनल मिल रहा है, 0 तो इरेशनल तो नहीं है। तो अगेन इरेशनल के साथ मसला है। डिवीजन की अगर बात की जाए तो बच्चों कोई भी सेट डिवीजन पे बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। उसकी वजह क्या है? हर सेट के अंदर 0 आ रहा है और इमेजनरी के अंदर तो खैर और मसले, सॉरी इरेशनल के अंदर तो और मसले चल रहे हैं, उसमें 0 नहीं आ रहा लेकिन वो किसी और वजह से ऑपरेटर नहीं है। बाकियों की अगर बात करो, नेचुरल, होल, इरेशनल, रियल, सॉरी रैशनल, रियल नंबर, इन सब में मसला क्या? 0 आ रहा है। और 0 मसला क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक नंबर पिक किया 2, एक नंबर पिक किया 0, ये चलो हम हाँ 0 पिक कर लेते हैं। तो नेचुरल को तो चलो साइड पे हटा दो, उसमें तो 0 है ही नहीं, तो नेचुरल नंबर तो कर रहा होगा, नेचुरल नंबर तो कर रहा होगा। नहीं नेचुरल नंबर नहीं कर रहा होगा। क्यों कंफ्यूज कर रहा हूं तुम लोगों को? दो सिचुएशन है जिसकी वजह से जो डिवीजन है वो बाइनरी ऑपरेटर नहीं होता। नेचुरल में तो सबसे बड़ा मसला है कि जब आप दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में जो नंबर आएगा वो नेचुरल के अंदर होगा। जैसे अगर 1 और 2 को मैं डिवाइड करूंगा, रिजल्ट में 1/2 आ रहा है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर तो इस वजह से डिवीजन बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। लेकिन बाकी सेट में अगर आप देखो, इंटीजर में भी एक वजह तो यही है, जब आप दो इंटीजर को डिवाइड करोगे रिजल्ट में इंटीजर नहीं होगा, फ्रैक्शन आ रही होगी। लेकिन दूसरी वजह 0 भी है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंटीजर पिक किया -2, एक पिक किया 0, जब आप इनको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, अनडिफाइंड फॉर्म है ये। इसका मतलब इंटीजर भी नहीं है। और रैशनल और रियल नंबर में अगेन वही मसला है, रैशनल में 0 अगर ना होता तो लाइफ आपकी बड़ी आसान होती। तभी मैंने यहां पे लिखा था कि रैशनल और रियल नंबर जो है उनमें डिवीजन बाइनरी ऑपरेटर है, लेकिन उस वक्त जब आप 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे, आप कोई 0 के अलावा नंबर पिक कर रहे हो, तो फिर ये डिवीजन बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इनमें सब में फ्रैक्शंस आ जाती हैं। आप किसी भी दो नंबर को डिवाइड करोगे, रिजल्ट में अगर फ्रैक्शन आ रही है तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन 0 को आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपने 0 नहीं निकाला तो फिर आप ये स्ट्रेट अवे बोलोगे कि यार डिवीजन किसी में भी बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। और इर्रेशनल में मसला क्या होगा? अगेन वही, √2 को √2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में 1 आ रहा है, ये मसला हो जाएगा। ठीक है, और मसले भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिवीजन अगर आप जनरलाइज बात करो तो किसी में भी बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। अगर आप शर्त लगाओगे तो फिर चलो हो सकता है कि इसमें बाइनरी ऑपरेटर बन जाए, लेकिन नेचुरल नंबर में, इंटीजर में वो तो खैर वैसे भी नहीं होगा। अब जो टॉपिक है ना वो यही है जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, जिसमें पहली प्रॉपर्टी तो आपने समझ ली है, प्रॉपर्टीज ऑफ
रियल नंबर, जिसमें सबसे पहली, अब ये वो पोर्शन है जो ग्रुप्स के अंदर आएगा, वहां पे प्रॉपर्टीज बड़ी डिस्कस होती हैं, तो जरा गौर से पढ़ना है इस पोर्शन को। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है जिसको आप बोलते हो क्लोजर प्रॉपर्टी। जल्दी से कोई बता सकता है क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? कि अगर a और प्लस b अगर रियल नंबर्स में से हैं और उनका सम करें तो फिर रियल नंबर में से ही वो आंसर आए, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इसको अगर कोई भी जनरलाइज ऑपरेशन अप्लाई करें। हाँ जनरलाइज लैंग्वेज में लिखो ना, क्योंकि हम फिलहाल एडिशन की बात नहीं कर रहे। अच्छा, वैसे अगर आप देखो नॉर्मली रियल नंबर्स के अंदर भी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी ज्यादातर ना प्रॉपर्टीज जब डिस्कस की जाती हैं तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट से डिस्कस की जाती है। तो यहाँ पे भी मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट से ही दूंगा। वैसे अगर आप जनरलाइज देखो तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपको नोटेशन पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में खेल सकते हैं इसमें, कि जितने भी ए बी आपने रियल नंबर से पिक किए, अगर आप उनको ऑपरेट कर रहे हो और रिजल्ट में जो आंसर आ रहा है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो फिर आप ये स्टेटमेंट दोगे। क्या स्टेटमेंट होगी? स्टेरिक इज क्लोज, नहीं उल्टा बोल रहा हूं, रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर स्टेरिक। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हो तो रिजल्ट में रियल ही मिलता है, तो आप ये बात बोल सकते हो कि रियल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन, रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये जुमला बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना जितने भी बाइनरी ऑपरेटर हैं वो क्लोज तो होते ही हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि एडिशन इन सब में स्टेरिक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है सर? एक ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, या स्टेरिक में नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, या कभी इस तरह भी यूज कर लेते हैं, कोई सिंबल यूज कर लेते हैं पूरा। वो सिंबल एक जनरलाइज ऑपरेटर को डिस्कस कर रहा है। वो जनरलाइज कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, या शायद हमने को अपनी तरफ से डिफाइन किया हुआ, अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं ना, कि ऐसा ऑपरेटर जिसको जब हम दो नंबर्स पे अप्लाई करें तो रिजल्ट में आपको फॉर एग्जाम्पल 2 मिले। अब मैंने अपनी तरफ से एक ऑपरेटर डिफाइन कर लिया। अब आप कोई भी दो नंबर पिक करो, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, आप जब उस पर ये ऑपरेटर अप्लाई करोगे रिजल्ट में 2 आएगा। मैंने अपना इसको एक डेफिनेशन दे दी है, मैं ये डेफिनेशन भी दे सकता था कि रिजल्ट में क्या आए, 2 टाइम्स ए बी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 और 3 को ऑपरेट करवाओ तो रिजल्ट में क्या आएगा, 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 3। तो आप अपनी तरफ से भी कोई ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हो, या जो ऑपरेटर आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी जनरलाइज बात की जा रही है। ठीक है, तो जितने भी बाइनरी ऑपरेटर है वो क्लोज है। एडिशन अगर आपको पता है इन सब में बाइनरी ऑपरेटर है, तो आप सब में ये बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन, इंटीजर इज क्लोज अंडर एडिशन, रैशनल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन, ये जुमला आप बोल सकते हो। तो क्लोज और बाइनरी ऑपरेटर में क्या फर्क हुआ? देखो बाइनरी ऑपरेटर तो एक जनरलाइज लैंग्वेज है ना, कोई भी दो ऑपरेटर के आप बाइनरी ऑपरेटर कह रहे होते हो, दो इनपुट अगर चाहिए, लेकिन क्लोज एक खास एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप स्पेसिफिक बात करो एडिशन से, तो आपको पता है जब आप दो नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट आपके पास रियल ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल दो नंबर आपने पिक किए रियल नंबर में से, जब आप उनको ऐड करोगे तो रिजल्ट भी आपके पास रियल आएगा। तो स्पेसिफिक बात करो तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब आ जाओ दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। ये सारी प्रॉपर्टीज जो ग्रुप्स के अंदर आप लोग पढ़ते हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं एक तरतीब से करवा रहा हूं, उसकी वजह यह है कि ग्रुप्स में काफी फायदा होता है इसका, तो इसी तरतीब से आप लोगों ने पढ़ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खैर बहुत बच्चों वाली प्रॉपर्टी होती है, तकरीबन सारे सेट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, किसी को मसला नहीं होता। इसके लिए आपको 3 नंबर पता होने चाहिए, तीनों नंबर आपने रियल नंबर से पिक किए, सच दैट कि अगर आप ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी करो, ये बराबर होगा ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। मतलब मैंने पहले भी बताया था सेट के अंदर के ब्रैकेट्स के ऑर्डर आप चेंज कर रहे होते हो। अब आपने इन दो में ब्रैकेट लगाई है, इधर आपने ए और बी के अंदर ब्रैकेट लगा दी, इसको आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हो। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके अंदर आप ये देखोगे कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये सेटिस्फाई हो रही होगी। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसी ऑर्डर में याद रखना है आपने, बहुत काम की प्रॉपर्टी। और यहां से जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है ना, वो एमसीक्यूज में अलग करता है चीजों को, कि मेजॉरिटी सेट में आइडेंटिटी मौजूद नहीं होती, नेचुरल नंबर में पॉजिटिव के हिसाब से आइडेंटिटी मौजूद ही नहीं है। तो ये वो पोर्शन है जहां से सेट आपस में अलग अलग होने लग जाते हैं, तो जरा समझना गौर से इसको। आइडेंटिटी क्या होता है कि आपने कोई भी एक एलिमेंट पिक किया, फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपने कोई भी एक एलिमेंट ए पिक किया, देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई का मतलब देयर एग्जिस्ट ई, जो कि ऑल्सो बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर में से, सच दैट कि जब आप ए को ऑपरेट करवाओगे ई से
या ई को ऑपरेट करवाओ ए से, रिजल्ट में आपके पास ए ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जनरलाइज मैंने बात लिखी है। आइडेंटिटी बच्चों ऐसा प्रॉपर्टी होती है कि मैंने सेट के अंदर भी बताया था कि जब भी आप किसी नंबर को आइडेंटिटी में ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। शर्त क्या है कि आइडेंटिटी उसी सेट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। क्या आपने उस सेट का एक एलिमेंट पिक किया, उसी सेट के अंदर एक एलिमेंट ई होना चाहिए, ठीक है, सच दैट कि जब उस नंबर को आप ई से ऑपरेट करवाओ, उस नंबर को कोई फर्क ना पड़े, वो ए अपनी जगह पे एज इट इज आ जाए, ठीक है। तो अगर आप स्पेसिफिक बात करो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, आइडेंटिटी जीरो होती है। तो आप इस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। आप लिख सकते हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट जीरो विच इज ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए के बराबर हो। तो पॉजिटिव के हिसाब से जो आपकी आइडेंटिटी है वो जीरो है, और अब मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से आपकी आइडेंटिटी क्या है बताओ। पता चले जागे हुए भी हैं, ये देखो सर भाई 1 1 है। हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो, और इसको आप बोलोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी क्या है, 1 है। याद रखो आइडेंटिटी सेम रहती है अगर आपका ऑपरेशन सेम है। पॉजिटिव के हिसाब से कोई 3-4 आइडेंटिटी नहीं होंगी, आइडेंटिटी एक ही होगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से एक ही आइडेंटिटी। तो मैंने जनरलाइज लिखवा दी है, आप इसको स्पेसिफिक भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट 1 विच इज ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट ए को मल्टीप्लाई करो 1 से या 1 को मल्टीप्लाई करो ए से, रिजल्ट में आपको ए मिले। बहुत काम की प्रॉपर्टी है। जैसे नेचुरल नंबर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। क्यों, वजह? क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। नेचुरल नंबर में जीरो ही नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव नेचुरल नंबर इस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्योंकि 1 होता है उनके अंदर। ये काफी ड्राई टॉपिक है, लेकिन क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है, ड्राई टॉपिक है, लेकिन जरा समझ लोगे ना तो आगे के चैप्टर्स में मसला नहीं होगा, वरना ग्रुप थ्योरी में फंस जाओगे आप। जरा इन चीजों को अभी से याद रख लो कि आइडेंटिटी इनवर्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, ये मैट्रिसेस के अंदर भी पढ़ोगे, फिर ग्रुप्स के अंदर भी पढ़ोगे, तो इसी स्टेज पे क्लियर कर देगा। तो चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी। अगेन मेजॉरिटी सेट जो है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, वही काम करना है आपने। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, हाँ सही है, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स विच इज ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट कि जब आप ए को ऑपरेट करवाओ ए इनवर्स से और ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो रिजल्ट में आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। इनवर्स ऑपरेटर आप कहते हो उस वक्त, तो इनवर्स ऑपरेटर नहीं, इनवर्स नंबर क्या होगा। फॉर एग्जांपल 2 है और मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहा हूं, तो 2 के अंदर मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि रिजल्ट में मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। क्या नंबर ऐड करूंगा, -2 -2 में ऐड करूंगा कि 2 के अंदर अगर मैं -2 ऐड करूंगा तो रिजल्ट में मुझे क्या मिल रही होगी, आइडेंटिटी मिल रही होगी। विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात करें, मैं 2 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले मुझे, हाफ 1/2। ये कॉन्सेप्ट होता है इनवर्स का कि रिजल्ट में आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिटी और इनवर्स में एक मेजर फर्क है। क्या नजर आ रहा है आपको, 0 और 1 सर उसमें सर इनवर्स होता है सर, उसका अपना पढ़ते हैं। अगर 2 है तो -2 हो जाएगा, अगर 1/2 है तो सर उसका 2 हो जाएगा। नहीं, एक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना वो ये है कि आइडेंटिटी यूनिक होती है। विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव पूरे सेट के अंदर एक आइडेंटिटी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव इनवर्स एक नहीं है। हर नंबर का इनवर्स अलग होगा। 2 का इनवर्स -2, 3 का इनवर्स -3, 4 का इनवर्स -4, -10 का इनवर्स 10। कहने का मतलब एक इनवर्स यूनिक नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो हर एलिमेंट का यूनिक है, लेकिन पूरे सेट की बात करो तो यूनिक नहीं है। हर एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स होता है, लेकिन आइडेंटिटी पूरे सेट की यूनिक होती है। विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक ही आइडेंटिटी। ये थोड़ा बहुत आपको फर्क नजर आएगा आइडेंटिटी और इनवर्स में। तो अगर आप इसको स्पेसिफिक बात करो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव या विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, तो क्या होगा, इसी प्रॉपर्टी को आप चेंज कर सकते हो। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट -a विच इज ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट
कि आप ए को ऐड करोगे माइनस ए में तो रिजल्ट में 0 मिल रहा होगा, और ये भी लिख सकते हो कि माइनस ए को ए में ऐड करोगे ऑर्डर इसका चेंज। तो ये विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव बात की जा रही है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी बात कर लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट 1/a विच इज ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। अच्छा, यहाँ पे a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस इस चीज का खास ख्याल रखना। और आप लोगों को खुद ही समझ आ गया, बताता भी हूँ, जब आप मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट में आइडेंटिटी मिलेगी। उसकी वजह है कि जितने भी रियल नंबर की बात करो ना, रियल नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, सिर्फ एक ही वजह है, 0। 0 बड़ा मसला करता है। क्यों? क्योंकि 0 का इनवर्स मौजूद नहीं है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं होगा। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/0। 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म है, ये तो रियल नंबर के अंदर है ही नहीं, अनडिफाइंड फॉर्म है। तो अगर आप 0 को हटा दो तो रियल नंबर सेटिस्फाई कर रहे होंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को, सॉरी इनवर्स प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर आप 0 को इंक्लूड करोगे तो फिर सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। कुछ नोटेशंस होती हैं, अगर आपके सामने लिखा हो ना इस तरह, कभी किसी सेट के ऊपर स्टेरिक बना हुआ हो, तो ये स्टेरिक बता रहा होता है कि आपने उसमें 0 शामिल नहीं किया। कभी तो बता भी देते हैं, लेकिन कभी स्टेरिक नजर आए ना, समझ जाना उसमें 0 इंक्लूड नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी आता है, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इस तरह लिखा होगा, स्टेरिक बना हुआ होगा, समझ जाना इसमें नॉन 0 कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जा रही है कि 0 इसमें हम शामिल नहीं करते। और अगर पॉजिटिव बना हुआ है तो समझ जाना पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव बना है समझ जाना नेगेटिव रियल नंबर्स। ये कुछ नोटेशंस होती हैं। तो मैंने नॉट इक्वल टू 0 की बात की है, क्योंकि अगर 0 को शामिल करोगे तो फिर तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है ही नहीं, ठीक है। लेकिन 0 को अगर हटाएंगे तो आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो ये कहलाया जाएगा एडिटिव इनवर्स। जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो जिस भी नंबर का निकालना है, और अगर आप उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी और इनवर्स बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, मेजॉरिटी सेट जो है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करते, पता होना चाहिए आपको। पांचवी बड़ी इजी प्रॉपर्टी है, इसी ऑर्डर में जाना है आप लोगों ने, इसको आप कहते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरे ख्याल में सब बच्चों को पता होगी, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप ए स्टेरिक बी करो या बी स्टेरिक ए करो, बात एक ही होती है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर एक आखिरी प्रॉपर्टी है जिसको आप बोलोगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और हम किसकी डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती अगर आप स्पेसिफिक इन दो ऑपरेटर की बात करो, ठीक है। मैं स्पेसिफिक एग्जांपल ही देता हूं, वरना फिर मुझे जनरलाइज लैंग्वेज में एक स्टेरिक और एक अजीब सा लेट करना पड़ेगा। क्या आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप ए को मल्टीप्लाई करोगे बी प्लस सी से, तो आंसर क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। और लेफ्ट पे भी आ सकता है, राइट पे भी आ सकता है, दोनों सिचुएशन ठीक है यहाँ पे। बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी मल्टीप्लाई। अब सेट के अंदर ये नहीं होता था, क्योंकि सेट के अंदर क्रॉस रिप्रेजेंट करता था कार्टेशियन प्रोडक्ट को, कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल मल्टीप्लीकेशन को, और मल्टीप्लीकेशन आपको पता है कम्यूटेटिव होती है। तो दैट्स वाई ये दोनों सेम ही चीजें होंगी, लिखने का फर्क है। तो इसको आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आप जनरलाइज लैंग्वेज में लिखोगे तो फिर आपको इस तरह लिखना पड़ेगा कि ए स्टेरिक बी, इस तरह करना पड़ेगा। दो अलग ऑपरेटर को जनरलाइज बात करो ना, तो दो अलग ऑपरेटर का जिक्र कर रहा हूँ, एक को स्टेरिक बोल दिया और एक को सिंबल का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये भी यूज कर रहे होते हैं। तो फिर आप इस तरह लिख सकते हो ए स्टेरिक बी, दरमियान में ए डालो, ए स्टेरिक सी। जनरलाइज लैंग्वेज में बात करो तो इस तरह लिखोगे, लेकिन मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल दे दी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, 6 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप कहते हो फील्ड। अब मैथ में फील्ड डिफरेंट होती है, एक तो वेक्टर फील्ड भी होती है, वो नहीं। फील्ड सेट के अंदर आप किसको कहते हो? तो ऐसा सेट, किसी भी सेट को आप बोलोगे फील्ड उस वक्त जब वो इन बातों को सेटिस्फाई करेगा, वो 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी 11 प्रॉपर्टीज? सबसे पहले 5 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन जो आपने पढ़ी है, कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। मैंने तभी ऑर्डर वाइज लिखवाई थी कि 5 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन सेटिस्फाई करे, वो 5 प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन वो सेटिस्फाई करे, यही 5 प्रॉपर्टीज। और तीसरा पॉइंट क्या है? जो 6 प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई है इसको सेटिस्फाई करे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन अलग अलग नहीं है, इसमें पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन एक साथ ही मौजूद है, अलग अलग का मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ऑल टुगेदर जो इन 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा सेट, उसको आप बोलोगे कि वो सेट क्या कहलाया जाएगा? फील्ड कहलाया जाएगा। और कौन कौन से आपके फील्ड हैं
कौन कौन से सेट आपके फील्ड हैं एग्जाम्पल में, रैशनल और रियल नंबर। अगेन नॉट इंक्लूडिंग जीरो, फील्ड के अंदर आप जीरो इंक्लूड कर ही नहीं सकते। उसकी वजह है कि अगर आपने जीरो इंक्लूड कर दिया तो फिर तो कोई भी फील्ड नहीं बनेगा, फील्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि हर सेट के अंदर जीरो आ रहा है। और जो ये 5 प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ी है, इसमें चौथी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थी। अगर जीरो होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही नहीं होगा, तो इसलिए नॉट इंक्लूडिंग जीरो। इसके अलावा जो रियल नंबर्स हैं या जो रैशनल नंबर्स हैं ना, वो इन 11 की 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, तो इन दोनों सेट को आप फील्ड कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सा मेरा एक सवाल है कि ये जो इंटीजर्स हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे? नॉट सेटिस्फाई विच प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी को इंटीजर सेटिस्फाई नहीं करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव सर आई थिंक। डिस्ट्रीब्यूटिव का तो खैर ताल्लुक ही नहीं है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये कर ही रहे होते हैं रियल नंबर के अंदर, ये तो फिक्स है, एडिटिव रियल नंबर के इनवर्स अंदर हो रहा है। और इंटीजर्स के अंदर भी होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव कह रहा है ना, इंटीजर्स के अंदर भी होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल 3 इंटीजर पकड़ते हो ना, -2 पकड़ लेते हैं, एक 3 पकड़ लेते हैं और एक 10 पकड़ लेते हैं, तो आप ये काम कर सकते हो, -2 मल्टीप्लाई 3 + 10 ये बराबर होगा -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 10। आप देख सकते हो 3 + 10 13, 13 को -2 से करो -26, -2 को 3 से करो -1, इसको इससे करो -20, रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है। तो इंटीजर डिस्ट्रीब्यूटिव को कर रहे हैं। आसानी के लिए मैं बता दूं, मेजॉरिटी सेट जो है ना, अगर मैट्रिसेस की आप बात ना करो तो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इनमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, ये तकरीबन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं मेजॉरिटी सेट। मैट्रिसेस के अंदर फिर कम्यूटेटिव नहीं होती। आपने जो मेन देखनी है ना, वो क्लोजर को देखना है, आइडेंटिटी को देखना है, इनवर्स को देखना है। अब बताओ किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे? बहुत टाइम लगा रहे तुम लोग। भाई इनवर्स ये इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू इस ऑपरेशन। एडिटिव इनवर्स नहीं, गलत, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसकी वजह है कि एडिटिव इनवर्स तो होता है ना इंटीजर के अंदर। भाई अगर आपने एक इंटीजर पिक किया 3 तो उसका एडिटिव इनवर्स -3 होता है, जो कि मौजूद है इंटीजर के अंदर। आपने पिक किया -10, इसका एडिटिव इनवर्स 10 होगा, जो कि मौजूद है इंटीजर्स के अंदर। ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करेंगे, 0 मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 मौजूद है। सेटिस्फाई किसको नहीं कर रहे? इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वो भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्यों? कि अगर मैं किसी इंटीजर को पिक करता हूं 4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/4, और 1/4 कोई इंटीजर नहीं होता। ये असल मसला है, ठीक है। तो इंटीजर इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बाकी तीनों को कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, जो रैशनल है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, मैं क्यों लिख देता हूं, किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे ये बताओ? सर इनवर्स प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोला करो भाई, पूरी बात बोलो। रैशनल और रियल नंबर बहुत बड़े सेट हैं, ये सब प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इनको जो एक ही चीज में खा गया है वो 0 है। अगर 0 ना होता तो ये हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं खाली रैशनल की बात कर रहा हूं, उसका मतलब 0 मौजूद है, तो अब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा अगेन इनवर्स प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो होगा, हर चीज होती है, मल्टीप्लिकेशन में 0 आ जाता है। यहाँ इंटीजर में सेम यही मसला था, लेकिन वहां पे था कि फ्रैक्शन नहीं आती थी इंटीजर के अंदर, जबकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, 0 मसला कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे 0 मसला करेगा ऑब्वियसली, मतलब एक तो मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के रिस्पेक्ट से बताया ना कि इंटीजर में नहीं होता, एक 0 वाला मसला भी है कि 0 का इनवर्स होगा 1/0। अगेन 1/0 तो है ही अनडिफाइंड फॉर्म, वो तो नंबर ही नहीं है। तो ये मसले जहां जहां 0 है तो वो तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे नहीं कभी भी इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इस टाइप की काफी बेतहाशा एग्जाम्पल बन सकती हैं। अच्छा, एक बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है, एक सेट आता है, ये मैं आप लोगों को ज्यादातर चैप्टर 5 में भी बताऊंगा। एक सेट है 1 - 1, पूछा जाता है कि सेट इज क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन, कि ये सेट जो है ये किस ऑपरेशन के अंडर क्लोज है। ऑप्शन में आएगा पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन, बोथ, या नन कह लो। कैसे बताओगे? सर मल्टीप्लिकेशन का कंफर्म है, बट एडिशन का थोड़ा सोच के बताएंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये हो सकता है क्लोज। भाई कुछ भी नहीं सोचना, किसी सेट क्लोज होने का मतलब क्या है? आपने 2 नंबर पिक किया, रिजल्ट उसी सेट में से आना चाहिए।
मैं -1 और 1 को पिक करूंगा, ऐड करूंगा, रिजल्ट में 0 आ रहा है, क्या 0 सेट के अंदर मौजूद है? नहीं, का मतलब नहीं क्लोज। सिंपल, आपने दो नंबर पिक कर रहे हैं, उनको ऐड करना है या जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, रिजल्ट उसी सेट में से आना चाहिए, नहीं आ रहा उस सेट में से, आप देख सकते हो। इवन मैं 1 को पिक करता हूं और 1 के अंदर ऐड करता हूं, 1 + 1 क्या होता है? 2, 2 इस सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव क्लोज नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज है। इसके 4 केसेस बनेंगे, आप ना कंपोजिशन टेबल भी बना सकते हो इस तरह, -1 और 1, -1 और 1, तो -1 को -1 से करोगे रिजल्ट में 1 आएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1, 1 को -1 से करोगे -1, 1 को 1 से करोगे 1। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात की जाए तो रिजल्ट में आपको 4 एलिमेंट मिल रहे हैं जो कि इसी सेट के अंदर मौजूद है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है, मतलब इक्वल की प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसको आप कहते हो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव निहायत ही फजूल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो प्रूफ प्योर मैथमेटिक्स है उनको बड़ी पसंद आती है। ये प्रॉपर्टी है कि जब भी आप कोई नंबर उठाते हो रियल नंबर में से, तो वो नंबर अपने बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी है। क्या आपने 2 पिक किया रियल नंबर से, 2 जो है वो अपने बराबर है, इसको आप कहते हो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो अगर सवाल में आ जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ऑप्शंस में फिर आपको पता नहीं होगा तो फिर मसला हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या, आपको 2 नंबर चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या होगा, क्या अगर ए बराबर है बी के, इंप्लाइज दैट बी भी बराबर होगा ए के। अभी बनती है कोई चीज है कोई बताने वाली, लेकिन नाम है, अगर आ गया तो फिर क्या करोगे। तीसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये भी आपने बहुत दफा की होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। 3 आपने कोई पिक करने हैं इसके अंदर। प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो फिर ए जो है वो बराबर होगा सी। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसमें एम्प्लाइज का साइन लगा देते हैं ना। एम्प्लाइज का मतलब ये होता है, इसको एम्प्लाइज दैट कहते हैं। एम्प्लाइज दैट का मतलब होता है कि अगर ये 2 चीजें हो रही हैं तो फिर उसके बाद ये चीज होगी, एम्प्लाइज दैट। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी इतना पूछते नहीं है, देख लेना पेज नंबर 19 पे अगर शौक हो तो, ये इतनी काम की नहीं है। अच्छा, कुछ एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी है, यही काम आप लोग अपने बचपन से करते हुए आ रहे हो, लेकिन बस नाम बताओ कि किसको एडिटिव प्रॉपर्टी ये लोग कह रहे हैं। तो वही आपने 3 नंबर पिक करने रियल नंबर में से, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, कि बिलफर्ज अगर ए बराबर है बी के, तो आप दोनों पे इंप्लाइज दैट दोनों पे आपने एक सी ऐड करना है। ये काम आप बहुत दफा करते हुए आए थे कि दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे आप नंबर्स को ऐड किया करते थे, किसी भी नंबर को आपने ऐड करना है। विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव बात की जा रही है, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, तो इसको आप एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हो। सेम चीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी, वही ये पिक कर लेना 3 नंबर्स को, अगर ए बराबर है बी के, तो फिर ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के। अच्छा जी, फिर एक प्रॉपर्टी है टर्म कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये खैर इतनी नहीं पूछी जाती, ये उल्टी प्रॉपर्टी है, मतलब इसको आप उल्टा कर दो, इसको हम कन्वर्स कहते हैं। लॉजिक में एक चीज होती है जिसको आप कहते हो कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है अगर आप यहां से यहां पे गए हो तो यहां से यहां पे जाओ, उसको कन्वर्स बोलेंगे हम। तो जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना 4, इसका बस आप कन्वर्स कर लो, क्या कि अगर ये चीज मौजूद हो तो फिर आप ये चीज होगी, मतलब आपको पता है अगर ये चीज आपके पास कहीं लिखी होती तो आप क्या करते थे, आप सी को कैंसिल कर दिया करते थे और बोलते थे ए बराबर है बी के। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं टर्म कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और टर्म कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि अगर ये चीज मौजूद होगी, आप सी को सी से कैंसिल करोगे, रिजल्ट में आपके पास ए इज इक्वल टू बी। कोई खास बात नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं तो फिर। इसी तरीके से एक मल्टीप्लिकेशन में 0 प्रॉपर्टी होती है कि आप ए को 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 हो जाएगा। इसी तरह एक प्रॉपर्टी ये है जो बचपन से आप लोग देखते हुए आ रहे हो, ऑर्डर प्रॉपर्टीज आप कहते हो इनइक्वालिटीज वाली जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, हाँ कुछ ऐसी थी, तुमने से लिखा हुआ नहीं है। सबसे पहले ये है, हाँ ये है, इसको लॉ खैर उन्होंने बोला है। प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, जो कि मुझे नहीं पता क्या प्रॉपर्टी है, कि कोई भी जब आप 2 रियल नंबर पिक करोगे ना, कोई भी 2 पिक करोगे तो उनके दरमियान ये 3 किस्म के रिलेशन होंगे। या तो वो दोनों नंबर जो आपने पिक किया है वो कोई सेम ही नंबर आपने पिक किया है, तो उसका मतलब वो आपस में इक्वल होंगे, या एक जो पहला नंबर आपने पिक किया है वो छोटा होगा दूसरे से, या जो पहला नंबर आपने पिक किया है वो बड़ा होगा दूसरे से।
ये तीन ही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। और ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या था, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जैसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपने इक्वालिटी की पढ़ी थी, इसी तरीके से इनइक्वालिटी की भी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वही है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई दो नंबर पिक किए रियल नंबर में से, फॉर एग्जांपल 3 नंबर पिक किए, अगर ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से, तो ये इंप्लाइज है बात कि ए ग्रेटर होगा सी से। तो यहां पे आपने पढ़ी थी बात ट्रांजिटिव, वो इनइक्वालिटी में भी है। ठीक है, इसको आप उल्टा भी कह सकते हो कि अगर ए लेस है बी से और बी लेस है सी से, तो फिर ए जो है वो सी से लेस होगा। इस तरह भी आप कह सकते हो। अब अगेन कुछ खास चीज नहीं है, इसके अंदर कोई नई बात नहीं पढ़ रहे, लेकिन नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, पूछ ली तो फिर क्या करोगे। तो इसे जल्दी जल्दी देख लो, इसको एक नजर आपको पता हो तो चलो आइडिया हो जाता है आपको। फिर तीसरी है अगेन एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी वही है कि अगर ए ग्रेटर है बी से, तो आप इसके अंदर अगर सी ऐड करोगे दोनों तरफ, तो अभी भी ये ग्रेटर रहेगा। अगर ए ग्रेटर है बी से, तो ए प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी प्लस सी। चल, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर ए लेस है बी से तो ए प्लस सी लेस हो जाएगा बी प्लस सी। तो दूसरा वाला केस कर लेना खुद ही। अच्छा जी, चौथा वाला क्या है, मल्टीप्लीकेटिव। मल्टीप्लीकेटिव वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ए ग्रेटर है बी से, इंप्लाइज करेगा कि ए सी ग्रेटर होगा बी सी से, उस वक्त जब सी आपका पॉजिटिव है। याद रखो, इनइक्वालिटी में जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो ना दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों तरफ इनइक्वालिटी को, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव है तो साइन सेम रहेगा, अगर ग्रेटर है तो यहां पे भी ग्रेटर का रहेगा। लेकिन अगर आपने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो अब ए सी लेस हो जाएगा बी सी से। ये उस वक्त होगा जब सी को नेगेटिव पिक किया। यहाँ पे ग्रेटर वाला था, लेकिन अब यहाँ पे हो जाएगा लेस वाला, क्योंकि आपने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी। तो ये आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो क्या फर्क पड़ रहा हो। सर ये प्रॉपर्टी अगर हम एडिशन में भी कंडीशन यूज कर लें तो हो सकता है ना इश्यूज में भी, अगर मैं माइनस का एडिशन नंबर में नहीं होता, ऐड वगैरह करवा दूं तो। ये तो बता रहा हूँ, एडिशन में कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल ले लो ना, 2 ग्रेटर होता है 1 से, तुम कुछ भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करवा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐड सब्ट्रैक्ट करवाने से कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल दोनों तरफ हम 3 सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3, अभी भी इनइक्वालिटी सही रहेगी। ये होगा व्हाट इफ ए बी नेगेटिव है तब? अगर ये दोनों नंबर नेगेटिव हो तब भी सही है। -2 इज ग्रेटर देन -3। -2 इन्हीं की बात करो ना, अगर दोनों नेगेटिव हो तो। हाँ यस सर। हाँ, तो इसमें कुछ भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करवा लो। सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हो, ऐड करवाना चाह रहे हो? ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल। ऐड कर लेते हैं, चलो कोई मसला नहीं। 10 को ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो -2 + 10 क्या होगा 8, -3 + 10 क्या हो जाएगा 7। 8 इज ग्रेटर देन 7। ऐड करवा लो सब्ट्रैक्ट करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करवाओगे नेगेटिव नंबर से तब फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 ग्रेटर है 1 से और आप दोनों तरफ -10 से फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करते हो, तो ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा -10। तो क्या -20 ग्रेटर होता है -10 से? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। अब ये स्टेटमेंट ठीक मानी जाएगी कि -20 जो है वो लेस होता है -10। सर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में सर आपने जो ये सेकंड प्रॉपर्टी लिखी है, ए इज ग्रेटर देन बी, सर ये ए लेस देन बी नहीं होगा? हाँ हाँ कर लो। अरे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना कि अगर ए ग्रेटर होगा बी से और तुमने अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो अब लेस वाला चीज हो जाएगी। मैं बस फोकस इन चीजों पे कर रहा हूँ। सिंबल चेंज हो रहा है। तुम इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो। तुम कह सकते हो कि अगर ए ग्रेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ए लेस है, ए लेस देन बी है, और अगर तुम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अब ये सिचुएशन बन जाएगी। असल मसला क्या, साइन चेंज होगा। यहाँ पे लेस का साइन है तो यहाँ पे ग्रेटर का होगा, यहाँ पे अगर ग्रेटर का साइन है तो यहाँ पे लेस का साइन होगा। असल ये चीज x + p = q। अगर आपके पास छोटा सा सवाल है कि अगर ये सवाल आपके पास आ जाए और आपसे पूछा जाए कि यार इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो नेचुरल नंबर से कब बिलोंग करेगा, ऐसी क्या कंडीशन है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो नेचुरल से बिलोंग कर रहा होगा, तो कैसे मालूम करोगे? मतलब इसके आंसर में नेचुरल नंबर मिलना चाहिए आपको। मैं एक सवाल करवाता हूँ, चलो। सॉल्यूशन निकालते हुए आप क्या करोगे, पी को उधर ले जाओगे, हो जाएगा q - p। अगर आप चाह रहे हो कि ये पूरी चीज नेचुरल रहे तो क्या कंडीशन लगाओगे यहाँ पे? सर p इज ग्रेटर देन q इज ग्रेटर देन p। हाँ, कि q ग्रेटर हो p से। q बराबर भी नहीं हो सकता, होल वाली सिचुएशन चली जाएगी।
तो अगर ये सॉल्यूशन आप चाह रहे हो कि ग्रेटर, ये सॉल्यूशन चाह रहे हो कि अगर नेचुरल रहे, तो आप एक कंडीशन लगाओगे कि क्यू ग्रेटर है पी से, या ये भी बोल सकते हो पी लेस है क्यू से। छोटी सी बात है ये, आ सकती है। इसी तरह बोलें कि अगर आप चाह रहे हो कि सॉल्यूशन जो है ये इंटीजर रहे, तो इंटीजर तो आपको पता है हर सिचुएशन में रहेगा, चाहे पी क्यू के बराबर हो, चाहे पी ग्रेटर हो क्यू से, चाहे पी लेस हो क्यू से, हर सिचुएशन में बराबर। होल नंबर का भी पूछ सकते हैं, ये होल नंबर में कब होगा, ठीक है। तो होल नंबर का अगर आपसे पूछा जाता तो ये वाली कंडीशन को आप इस तरह लिखते हैं कि अगर क्यू ग्रेटर हो पी से तब भी होल नंबर रहेगा, और अगर क्यू पी के बराबर हो तब भी होल नंबर रहेगा, मतलब जीरो आ रहा होगा उसके अंदर, तो कवर हो जाता है। हाँ, इसी तरीके से एक सवाल पेपर लिखा हुआ है कि रियल नंबर जो पॉजिटिव हैं वो क्लोज हैं अंडर पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर की बात करो तो पॉजिटिव रियल नंबर में आप दो नंबर को ऐड कर दो, रिजल्ट में पॉजिटिव ही आएगा। दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट में पॉजिटिव ही नंबर आ रहा होगा। दो नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्शन में, तो हाँ सब्ट्रैक्शन में नहीं, डिवीजन की बात है कि अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर है ना, पॉजिटिव रियल नंबर में आपने इन तीन बातों का ख्याल रखना है कि विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सेटिस्फाई कर रहे होंगे। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन यार ये कंफ्यूज बड़ी होती है। क्यों? आप किसी भी दो पॉजिटिव रियल नंबर को पकड़ो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रिजल्ट में पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव क्लोज नहीं है ये मैं क्लोजर प्रॉपर्टी बता रहा हूं। विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव क्लोज नहीं है, क्योंकि जब आप दो पॉजिटिव रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे ना, तो कहीं ना कहीं वहां पे नेगेटिव नंबर आ रहा होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो क्लोज नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास नेगेटिव रियल नंबर के बारे में आ जाए कि बताओ भाई, दो नेगेटिव रियल नंबर को आप अगर आपस में ऐड करोगे तो रिजल्ट में आपके पास नेगेटिव ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल -4 को -8 में ऐड करोगे, रिजल्ट में नेगेटिव ही आ रहा होगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव तो सेटिस्फाई हो रही होगी, लेकिन क्या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगी? नहीं। जब आप दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो रिजल्ट में पॉजिटिव आता है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। इसी तरह जब दो नंबर को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में पॉजिटिव आता है, दो नेगेटिव नंबर को। इसी तरीके से जब दो नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल -4 को सब्ट्रैक्ट करोगे -8 से, तो पॉजिटिव रियल नंबर आ सकता है। तो अभी छोटी छोटी बातें, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब इस किस्म के एमसीक्यूज बेतहाशा बन सकते हैं, तो एमसीक्यूज भी जब सॉल्व कराऊंगा उसमें भी देख लेना, ऐसे भी देख लेना, इतना बड़ा मसला नहीं है। सही है। और चीज होगी, एक मैट्रिक लेवल की चीज है, ये शायद किसी को पता हो ना पता हो, बस आखिरी चीज है। हाँ, टॉपिक आपका कंप्लीट है, कल इंशाल्लाह हम रियल नंबर पढ़ेंगे। ये किसी को वर्ड आता है कंपोनेंडो? किसी ने सुना है कभी? ये सब प्रॉपर्टीज होती है ना ये वाली। सर प्रॉपर्टी होती है। यस सर, कंपोनेंडो डिवेंडो। हाँ, ये सिंपल एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास लिखा हो ना A/B बराबर है C/D के, ये फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टी होती है। ऐसा एक बुक है किप्स की, उसकी बुक में उन्होंने ना, किप्स की बुक में काफी पंजाब बोर्ड के हिसाब से तो उन्होंने सारे टॉपिक ना एक टाइप के लिखे हुए होते हैं, जो पंजाब बोर्ड में पूरे नजर आए सब टॉपिक लिखे हुए होते हैं। उसमें उन्होंने, हालांकि पंजाब बोर्ड में अलग अलग डिस्कस किया होगा, ये उन्होंने एक सेक्शन अलग से बनाया हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं कि मैं अब हर चीज बताने लग गया काफी टाइम लग जाएगा। और ये बहुत बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन है कि जैसे एक प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन होती है गोल्डन प्रॉपर्टी कहते हो आप उसको, गोल्डन प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन या गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। सिंपल जो बचपन से करते हुए आ रहे हो कि अगर A/B है तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो इसलिए अब ये बार बार बताऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो वहां पे भी आप लोग देख सकते हो जो बातें बिल पर अगर मुझसे क्लास में रह गई हो या मैंने खुद छोड़ दी हो तो वो भी लिखी भी होंगी, आसानी हो जाएगी आपको। तो ये एक कंपोनेंटो क्या होता है कि अगर दो फ्रैक्शंस आपस में बराबर है ना, तो आप ये वाला काम कर सकते हो, क्या कि आप सिंपल इन दोनों में आप 1 ऐड कर सकते हो ना। असल इसका कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों तरफ आप 1 ऐड करोगे, तब दोनों तरफ 1 ऐड करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज आ रही होगी कि A+B/B, यहां पे होगा C+D/D। हाँ, हुआ क्या है, सिंपल आपने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, जब दोनों तरफ 1 ऐड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ये चीज आ रही होगी। तो ये काम डायरेक्ट, इसको कंपोनेंटो आप डायरेक्ट कहते हो कि आप दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर में ऐड कर दो, तो अभी भी फ्रैक्शंस बराबर रहेंगी। तो ये आप करके भी देख सकते हो। आपको फ्रैक्शन ले लो 1/2, इसको बराबर रखो 2/4 के, आप दोनों तरफ क्या करो, 2 ऊपर ऐड करवा दो, इधर 2 ऐड करवा दो तो 4 ऐड करवा दो। तो 2 को ऊपर ऐड करवाओगे, 1 + 2 क्या होता है 3, ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पे 4 को ऐड करवाओ 2 में, हो जाएगा 6/4। अभी भी ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है। इसी तरह एक होता है डिवाइडेंडो, ठीक है, जगह ही नहीं बची कहां पे मैं लिखूं।
डिवाइडेंडो क्या होता है? निकालते हैं। हाँ, सब्ट्रैक्ट करते हो आप, डिवाइड इसमें। तो अगर a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी के, तो वहां पे आप बोलोगे a माइनस बी अपॉन बी बराबर होगा c माइनस डी अपॉन डी। इसमें क्या कर रहे हो, दोनों तरफ आप -1 कर रहे हो ऐड, या 1 से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, तब ये सिचुएशन बन जाएगी। और इन दोनों को एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो। एक साथ का मतलब कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो एक साथ भी कर सकते हो कि इन दोनों चीजों को जब आप डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे c प्लस डी अपॉन c माइनस डी आ जाएगा, क्योंकि d और d आपने कैंसिल कर दिया। अगर कंपोनेंडो को अगर डिवाइड करोगे डिवाइडेंडो से, तो ये इनके डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, ये सिचुएशन आपको बन जाएगी। तो डायरेक्ट आप ये रूल भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर दो फ्रैक्शन लिखी हुई है, मैं डायरेक्ट ये दोनों रूल अप्लाई करके इस तरह लिख सकता हूँ कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी ये बराबर होगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी।